हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 9 का जो है रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, राइट। तो जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है वो अपने साथ में जो है वीडियो के साथ साथ ओपन कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो है लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सीबीएसई के साइट से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर ऑथर की बुक है तो आप उससे भी ये चैप्टर जो है आप अपना स्टडी कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर स्टार्ट करें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 9 एज वेल एज चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपका जो सिलेबस में आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जो एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आने हैं आउट ऑफ 80, इन दोनों चैप्टर से मिला के 15 मार्क्स आने। कौन सा? चैप्टर नंबर 9 एज वेल एज 10। तो अगर आप जो है सीबीएसई का जो सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब चैप्टर नंबर 9 जो है, आप यहाँ पे इंडिविजुअली चैप्टर्स का कोई वेटेज नहीं है, सैम्पल पेपर में आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितने नंबर का है। तो चैप्टर नंबर 10 एंड 9 ये दोनों चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 10 एज वेल एज चैप्टर नंबर 9 दोनों से आपके 15 मार्क्स आने हैं, और सेम एज इट इज चैप्टर नंबर जो आपका 11 एंड 12 जो है, इन दोनों से आपका 15 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि पार्ट बी के अंदर ये 4 चैप्टर्स कवर होते हैं बिजनेस स्टडी में, और दोनों से 30 नंबर के आपके एग्जाम के अंदर 80 में से 30 नंबर मार्क्स जो है आपका इन चारों चैप्टर से होता है पार्ट बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं टोटल वी हैव टू स्टडी हाउ मेनी टॉपिक्स? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये रहा चैप्टर नंबर 9। तो अगर मैं माइंड मैप चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 9 में आपको टोटल जो है आपको 6 टॉपिक्स ही पढ़ने। ये सारे चैप्टर्स को मैंने टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया हुआ है। ये वाला चार्ट भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वी हैव टू स्टडी टोटल 6 टॉपिक्स। फर्स्ट इज बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग पढ़ना है हमें, सेकंड पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके अंदर हमें इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, फिर थर्ड पॉइंट्स पढ़ना है आपको फाइनेंशियल डिसीजंस, फोर्थ है जी फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ टॉपिक पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट टॉपिक है फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको पढ़ना है, जिसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है, करेक्ट। तो अब आप चैप्टर्स पे आ जाओ। आपका है चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर था अपने पास 9। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, बिजनेस फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या होता है? तो बिजनेस फाइनेंस इट मीन्स मनी और फंड अवेलेबल फॉर बिजनेस फॉर ऑपरेशंस। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास मनी या फंड्स अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इट इज indispensable for survival, growth and productions and distributions for goods मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ETC। कहने का मतलब सिंपल अगर मैं एनसीईआरटी की बुक से करूं तो ये देखो, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका क्या है कि फाइनेंस, जो बिजनेस फाइनेंस होता है इसका मतलब होता है ना बिजनेस फाइनेंस। जैसे आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल बोलूं तो इस बिजनेस के पास आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, कितने फंड जो है आपके पास हैं, सिंपल वर्ड में बोलूं तो कैपिटल, ठीक है जी। आपके पास कितना कैपिटल है, और उस कैपिटल से आप क्या करते हो? बिजनेस के ऑपरेशंस को आप चलाते हो और क्या करते हो? प्रॉफिट अर्न करते हो। तो बिजनेस के ऑपरेशंस का कहने का मतलब क्या है? डे टू डे का जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे बिल्स को पे करना, स्टाफ की सैलरी पे करना, कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर करना, ठीक है जी, बाइंग मटेरियल, गुड्स को खरीदना, उसे प्रोसेस कराना, उसको सेल करना, तो ये सारे काम जो है आप उसी फंड से करते हो, ठीक है जी। तो इसे हम बोलते हैं क्या? बिजनेस फाइनेंस। सिंपल वर्ड में बोलूं तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब यही होता है। इसका सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या होता है? सेकंड टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये है मेन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। तो छोटा सा एक बिजनेस, छोटा सा फर्स्ट टॉपिक जो था वो बड़ा ही छोटा सा है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब बहुत ही कम चांसेस होता है आने का, बट आप इसको भी कवर करके जाना। इसका सेकंड टॉपिक है वो मेन है आपका क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यही चैप्टर का नाम ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास बिजनेस फाइनेंस अवेलेबल है ना, उसको आप मैनेज कैसे करते हो, उसको मैनेज कैसे करते हो। तो जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो भी फंड अवेलेबल है, मान लो 5000 करोड़ आपके पास है, रिलायंस कंपनी 5000 करोड़ है, तो उस 5000 करोड़ के कैपिटल को, ठीक है जी, आप मैनेज कैसे करोगे, वो चीज हमें पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ये जो कैपिटल है 5000 करोड़, ये कहां से आप मंगाओगे कैपिटल, और कहां पे आप इसका यूटिलाइजेशन करोगे। तो ये चीजें हमें जो है एज अ फाइनेंस मैनेजर हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में,
ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो दो लाइन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपली मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो सिंपल मैं बोलूं तो भाई अगर हमारे पास ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अगर बोलूं ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कहां से आएंगे, फंड्स कहां से आएंगे, और इस फंड का आप यूटिलाइजेशन कहां पे करोगे। तो एक वर्ड होता है यूटिलाइजेशन, एक होता है प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये दो सेंटेंस और यू कैन से दो लाइनें जो है आप याद रख लेना। नंबर 1 प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो कहां से हमें पैसे बिजनेस में लाने हैं और कहां पे उसका यूटिलाइजेशन करना है। यूटिलाइजेशन में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बोलना। तो ये आपका मेन क्या होता है, मेन होता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि भाई हमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कहां पे करना है। नीचे जब आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। वैसे 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उसके अलावा और भी होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 1 होता है वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन, नंबर 2 होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नंबर 3 है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, नंबर 4 है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहां से जब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये दोनों सेंटेंस आप जो है मीनिंग के अंदर इसको कंप्लीट करोगे। तो अगर मैं बात करूं क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। तो यूजेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आप यहां से हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है जी, प्रोक्योरमेंट का मतलब हम कहां से पैसे लाएंगे। भाई बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, मान लो कंपनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें पैसे चाहिए ना, पैसे आएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट करो। तो भाई पैसे कहां से लाओगे, जैसे या तो खुद का पैसा लगाओगे, ठीक है, अगर कंपनी खोल रहे हो तो शेयर होल्डर से पैसा लगाओगे, प्रेफरेंस शेयर से पैसा लगाओगे, या फिर आप जो है डिवेंचर वालों से पैसा लगाओगे, या फिर आप बैंक से लोन लोगे, या फिर आप अपने दोस्तों से उधार लोगे। दीज आर कॉल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जो लेफ्टी साइड में होता है। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन सब कहां करोगे, कुछ फिक्स एसेट्स खरीदोगे, कुछ जो है वर्किंग कैपिटल खरीदोगे, ठीक है, कुछ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये सारे कुछ पैसे कैश में रखोगे, ठीक है, यहां पे आप यूटिलाइज करोगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। जहां पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे ना, हम बीएसटी पढ़ना है, तो यहां पे एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर, या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बोल सकते हो, सीएफओ। यहां पे जब आप पेज नंबर नीचे में जाओगे तो यहां पे ये जो पर्सन है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ठीक है जी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेगा, फाइनेंशियल डिसीजन करेगा, डिविडेंड डिसीजन करेगा। ये हमें 3 डिसीजन भी पढ़ने। तो यही सारा काम आपका देखता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे यही देखता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो मीनिंग आप पढ़ोगे तो इसमें से सारे मीनिंग पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो जी मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आपको जो है लाइन बाय लाइन एक मीनिंग जो है कराया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज जो है मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो बाकी रीडिंग का काम आप घर पे आसानी से लाइन बाय लाइन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, बात कर रहे हैं हम लोग क्या, किसका, इंपॉर्टेंस का। तो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड सिंस इट हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ये जो आपको इंपॉर्टेंस पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस में आपको ये सारे लिखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंस, 5 इंपॉर्टेंस है। नंबर, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, द amount of long term and short term funds to be used, breakup of long term financing into debt and equity, and all items in profit and loss account। तो ये इसके क्या हैं आपके, ये पढ़ने आपको इंपॉर्टेंस। तो सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर मैं आपके लिए एक पेज, जरा यहाँ पे 1 सेकंड देखो, हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंस जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या है, आपको ये 5 पॉइंट लर्न हो जाएगा। देखो अगर मान लो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ये मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पता है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है, क्योंकि बीएसटी पढ़ रहे हो तो आपके पास अकाउंट्स का भी सब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं बीएसटी के अंदर, बीएसटी कह रहा हूँ, जब अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें आपने एक बैलेंस शीट पढ़ाएगा, ठीक है जी, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। अब बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है बैलेंस शीट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो बैलेंस शीट के अंदर एक तो होता है आपका एसेट साइड, ये वाला एसेट साइड मान लो, और ये वाली लायबिलिटी साइड मान लो, ठीक है। कंपनी का वैसे बैलेंस शीट जो है आपका कैसे बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, बट डोंट वरी, आप समझने के लिए यहाँ पे कर लो, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। अब ये है बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखना, अगर ये इस कंपनी का बैलेंस शीट है,
ठीक है। इस कंपनी का ये जो है बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट के अंदर लेफ्टी साइड में क्या क्या होता है, रुक जाओ। हाँ जी, लेफ्टी साइड में क्या क्या होता है, देखो ये कंपनी का बैलेंस शीट। तो लेफ्टी साइड में आपने क्या क्या लिखना होता है, यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलूँ कैपिटल लिखते हैं। कंपनी के केस में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद बात करूं लोन, जिसको आप लोग डेट बोलते हो, ठीक है जी, डेट, ठीक है जी, डेट। तो डेट के अंदर दो चीजें आ गई मेन, एक तो आ गया बैंक से लोन लिया या फ्रेंड से लोन लिया, कहीं से भी लोन लिया, लोन हो गया। दूसरा आपका मेन आ गया डिवेंचर्स, और भी कई सारी चीजें आती हैं, मेन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको आप समझते चले जाएंगे। तो उसके अलावा और भी यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज भी होती है। नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है, नॉन करेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे ये करेंट लायबिलिटीज होता है, ऊपर में नॉन करेंट है। करेंट लायबिलिटीज ये है, नॉन करेंट लायबिलिटीज आपका, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटीज हो, नॉट करेंट हो, सारे मिला के आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, तो यहाँ पे जो इसने बोला है ना, सबसे पहले बोला है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो गया, देखो इसके अंदर अब एसेट्स की बात करें तो एक होता है आपका क्या, नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स होता है, एक होता है करेंट एसेट्स, एक होता है करेंट एसेट्स, एक होता है नॉन करेंट। तो नॉन करेंट में ही फिक्स एसेट्स होते हैं, और भी कई सारी चीजें होती, और करंट एसेट्स में आपके कैश, ठीक है, इन्वेंट्री और आपका डेटर्स, जिसको आप लोग बिल्स रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हो, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। मैं कंपनी के हिसाब से सोच रहा हूँ बीएसटी, बस फर्क ये है कि वर्टिकल होता है लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं फिक्स एसेट्स की बात करूँ, जब मैं करंट एसेट्स की, भाई कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स होने चाहिए, कितने फिक्स एसेट्स होने चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो एक बात बताओ, अगर कंपनी बहुत बड़ी है, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी, तो इसका फिक्स एसेट्स भी बहुत ज्यादा होगा, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स ये सब भी बहुत ज्यादा होंगे, कैपिटल भी ज्यादा होगा, लोन डिवेंचर सब ज्यादा होगा। छोटी कंपनी तो कम होगा। तो वही यहाँ पे सेम चीज बताया हुआ है कि भाई इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिकॉज अगर हम साइज की बात करें, साइज एंड कंपोजिशन किसका, फिक्स एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, तो कैपिटल, इसके लिए आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन पढ़नी होती है। ध्यान से देखना, ये जो एसेट्स है ना, ये जो एसेट्स है, सुनना जरा सुनना, आप ये बैलेंस शीट को समझ लोगे ना तो पूरी ये चैप्टर नंबर 9 आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका ये पूरा बैलेंस शीट है, इसको आप पता है क्या बोलते हैं, ये आपका कैपिटल बस्टिंग के अंदर आता है। कैपिटल बस्टिंग कह रहा हूं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आता है इसके अंदर, तो कैपिटल बस्टिंग लिख लो यहां पे, कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। और ये जो आपका एसेट्स है ना, एसेट्स, थोड़ी देर के लिए इस एसेट्स को पता है क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए इस एसेट्स को नाम बोल के आप यहां पे समझ लो, ये आपका जो है, ये आपका है क्या, एसेट्स को आप लिख लो यूटिलाइजेशन या यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ये आपका रिसोर्सेस है, ये आपने रिसोर्स को कहां कहां यूज करा। और लायबिलिटी को आप लिख लो थोड़ी देर के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्स या फंड, इसे हम बोलते हैं फंड्स। इसे क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं फंड और इसे बोलते हैं रिसोर्स, क्योंकि एसेट्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एसेट्स को रिसोर्स बोला जाता है। और ये जो फंड है, फंड का मतलब है लायबिलिटी, कि भैया कंपनी के पास कहां कहां से कितने फंड आए और इस कंपनी ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस फंड को कहां कहां यूटिलाइज करा है, यानी कि यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। और साल के एंड में हम लोग क्या बनाते हैं, साल के एंड में क्या होता है, बिजनेस को पूरा ऑपरेट करा और साल के एंड में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए, तो वो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आता है। तो इसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल बस्टिंग बोलते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब साइज एंड कॉम्पोजिशन, भाई बिजनेस का क्या साइज है, क्या कॉम्पोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फिक्स एसेट्स कितनी की है, ठीक है जी। तो बड़ी साइज होती है तो फिक्स एसेट्स भी बहुत ज्यादा ब्लॉक करना होता है, छोटा कंपनी होगा तो फिक्स एसेट्स कम होगा, तो इसे हम लोग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें कि भाई कंपनी का करंट एसेट्स, मैंने कहा ना, एक तो हो गया फिक्स एसेट्स के बारे में डिसाइड हो गया कि भाई अपने पैसे का, अगर मान लो हमने प्रोक्योरमेंट करा है, मान लो जी 1000 करोड़, ठीक है जी, 1000 करोड़ रुपए फंड प्रोक्योर करा, तो इस 1000 में से कितने के फिक्स एसेट रखने पड़ेंगे। तो बड़ा बिजनेस है भाई, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए फिक्स एसेट्स के अंदर, तो आपको 1000 करोड़ में से मान लो जी आपने 7000 करोड़ जो है, 700 करोड़ जो है फिक्स एसेट्स में ले लिया और 300 करोड़ आपकी करंट एसेट्स है। वी ऑल नो कि भैया जितना लायबिलिटीज होएगा उतना ही आपका एसेट्स होएगा। तो अगर आपके पास एसेट्स 1000 करोड़ है तो लायबिलिटीज भी 1000 करोड़ होगा, दोनों इक्वल होगा। तो इसमें से मान लो आपने 700 करोड़ फिक्स एसेट्स में और 300 यहाँ पे, फिर इसके बाद इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर सकते हो। कैपिटल के अंदर आपका जो मान लो 800 है, और आसानी के लिए ये ले लो जी शॉर्ट टर्म 2। कैपिटल के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो ये जो 800 है ना, इसको मान लो 400 और इसको भी मान लो 400 कैपिटल, 400 लोन डिवेंचर सब मिला के, और 200 आपका नॉन करेंट
ये तो 200 आपका जो है करंट लायबिलिटी, तो 1000 हो गया। तो कहने का मतलब आपके पास साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स कितना होगा, साइज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स कितना होगा, करंट एसेट्स में कैश, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो वही आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि भैया ब्रेकअप कितने 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 कैश होने चाहिए, कितने इन्वेंट्री, कितने रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। ये क्या होता है, हमें एज अ फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करना होता है, तभी तो बिजनेस क्या होगा, चलेगा, कि भाई कितने होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश भी हानिकारक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स भी लेना हानिकारक होता है, ठीक है जी, इवन बहुत ज्यादा लोन भी लेना, वो सब चीजें क्या है आपके लिए नुकसान हो जाएगा, आपको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। कैसे, तो आपको जब क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन में जाते हो ना, तो वहां पे एक अलग से आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए कहीं भी पढ़ोगे ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा एक जो है आपका बुक ही होता है, बुक मतलब एक सब्जेक्ट होता है, वहां पे इसको न्यूमेरिकल सारे कैलकुलेट करना सीखना है आपको। तो ये चीज ध्यान से समझो। उसके बाद थर्ड क्या है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म तो इसमें आ जाओ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स को हम लोग को कहां पे करना होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ना होता है, फाइनेंशियल डिसीजन, कि भाई हमें कहां से कितने कितने पैसे मंगाने हैं। कहने का मतलब हमें जो है कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है, इससे पैसे कितने मंगाने हैं, लोन डिवेंचर कितने पैसे मंगाने हैं, और शॉर्ट टर्म से कितने पैसे मंगाने हैं। क्योंकि देखो पूरा पैसा इक्विटी शेयर से मंगाना भी क्या होता है, बिजनेस के लिए नुकसान होता है। कैसे, वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, आपको पढ़ना है। पूरा पैसा अगर आप लोन डिवेंचर से भी मंगाते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो भी आपके लिए नुकसान है, ठीक है। पूरा पैसा अगर आप शॉर्ट टर्म मंगाते हो तो भी नुकसान है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट का बर्डन होता है, जिसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिवेंचर लोन लो लोगे तो आपको कॉस्ट हाई पड़ता है, बिकॉज लोन डिवेंचर कॉस्टलियर होता है। और अगर बहुत ज्यादा आप इक्विटी शेयर ले लेते हो तो इससे क्या हो जाता है, आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्या है, बढ़ जाती है, बहुत लोगों को प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। तो कहने का मतलब कितना जो है आपका शॉर्ट टर्म, कितना जो है आपका लॉन्ग टर्म। शॉर्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म ये दोनों हो गया, लॉन्ग टर्म फंड 800 है, शॉर्ट टर्म है 200। तो कितने लॉन्ग टर्म फंड होने चाहिए आपके पास, कितने शॉर्ट टर्म फंड होने चाहिए। इसके अलावा है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। तो देखो डेट एंड इक्विटी जो होता है मेनली जो आपका ये जो लॉन्ग टर्म फंड है ना, इसमें ये जो कैपिटल है इसे हम इक्विटी बोलते हैं। कैपिटल को क्या बोलते हैं सर, इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। और ये सारा क्या है, डेट है, मैंने ये पहले लिख दिया। तो डेट कितना, इक्विटी कितना, दोनों इक्वल भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। ये 400 है भैया, 400 400 200 टोटल 1000 मैंने लिया एग्जांपल के लिए, करोड़ ले लो, लाख ले लो, जो मर्जी ले लो। तो कितना जो है आपका शॉर्ट टर्म होना चाहिए, कितना आपका लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म दिया है तो उसमें भी कितने हैं इक्विटी, कितने आपके डेट होने चाहिए, कितने जो है आपके शॉर्ट टर्म होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है एज अ फाइनेंस मैनेजर बड़ा ही डिसाइड करना होता है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद बात करें लास्ट में ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो आप एसपीएल बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी तो बनाओगे, तो एसपीएल जब आप बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के केस में और पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसका भी जो है एनालिसिस करना और उसका भी डिसीजंस लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है किसी भी फाइनेंशियल किसके लिए, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, हायर अमाउंट ऑफ डेट, तो यही चीज बताया, अगर डेट ज्यादा होगा तो आपकी इंटरेस्ट ज्यादा होगी। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, आपका जो डिविडेंड है वो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है। बिजनेस विच इज रिजल्टेड एज अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, तो इसमें हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस पता करके ये सारी चीजें एनालिसिस करना पड़ता है कि किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो बड़ा है, बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस, किस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने पैसे जो है चाहिए होगा, कितने पैसे एसेट्स में, कितने पैसे करंट एसेट्स में, कितने पैसे का जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड चाहिए, और कितने पैसे जो है लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी एंड डेट्स के होना चाहिए, और कितना जो है हमें प्रॉफिट्स का पार्ट अपने पास रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंस। तो आई गेस 5 इंपॉर्टेंस आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंस क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 इंपॉर्टेंस है आपका कौन कौन सा, ये रहा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अभी तक पढ़ा फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस का मतलब, बिजनेस फाइनेंस का मतलब कि बिजनेस के पास ऑपरेशंस को चलाने के लिए कितने फंड्स अवेलेबल हैं, मनी और फंड्स कितने अवेलेबल है बिजनेस के पास किसी भी ऑपरेशन को चलाने के लिए। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग गुड्स, बाइंग मटेरियल, ठीक है, सैलरी को पे करने के लिए, डे टू डे के एक्सपेंस पे करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिंपल मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब लायबिलिटीज, मैंने बता दिया लायबिलिटीज कहां से पैसे हम प्रोक्योर करेंगे बिजनेस के लिए, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब हम कहां पे इसका यूटिलाइज करेंगे, कितने के फिक्स एसेट्स, कितने के करेंट एसेट्स,
क्या क्या हम जो है कौन कौन से एसेट्स में कितने कितने पैसे यूज करेंगे। फिर इसकी बात करें इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस 5 है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप, करंट एसेट्स में कितना कैश, कितना बिल्स रिसीवेबल, कितना जो है आपका इन्वेंट्री। इसके बाद हम बात करें अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड कितने कितने यूज करेंगे, उसमें भी लॉन्ग टर्म में कितने डेट कितने इक्विटी, इन दोनों में कितना ब्रेकअप रहेगा, और ऑल आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है तो कितना कितना जाएगा। उसके बाद हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो 2 ही ऑब्जेक्टिव मेन है आपके बुक में, सिर्फ एक ही पढ़ना है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है, ये पढ़ना नहीं है। आजकल के जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसका मेन मोटिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पुराने जमाने में कई बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करते थे, आजकल मेन क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि अगर आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव रखोगे ना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हम जब बात करें ऑब्जेक्टिव का, पेज नंबर यहाँ पे है आपका, पेज नंबर 227 में, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, मेन आपको पढ़ना है क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ क्या होता है, शेयर होल्डर्स का मैक्सिमाइज होता है। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होता है, अगर आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे ना, मेन अगर मैं बात करूं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो शेयर की प्राइस है ना वो इंक्रीज होते रहनी चाहिए। जो इक्विटी शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो शेयर्स की प्राइस जो मार्केट में, जैसे अडानी कंपनी थी अभी, तो अडानी कंपनी की शेयर की प्राइस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उससे क्या था, शेयर होल्डर्स का वेल्थ जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो गया था, सिंपल बात है। और अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से जो है ओवर वैल्यूएशन हो रखा था अडानी शेयर्स की प्राइसेस, तो बहुत ज्यादा गिरावट आ गया। तो अडानी जी नंबर टॉप 3 पे आ रहे थे वर्ल्ड वाइड के अमीर लोगों में, अभी गिर के वो टॉप 20 के अंदर आ गए, ठीक है, और टॉप 20 से बाहर भी हो गए थे एक समय, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिकवर करा। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव आजकल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन का सिंपल मतलब होता है ना कि देखो, अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, बेचोगे या अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज अगर आप दोगे, जिस भी चीज का बिजनेस है, तो अपने आप कस्टमर क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट आपके सर्विसेज को खरीदेंगे, तो आपका सेल्स वगैरह इंक्रीज होगा, तो सेल ज्यादा इंक्रीज होगा तो अपने आप प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और उससे अल्टीमेटली क्या है, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइज हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। ये कौन सा गोल होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना, शॉर्ट टर्म होते हैं। पहले के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोग ना क्या करते थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते थे। वो कहते भैया प्रॉफिट बढ़नी चाहिए, तो उसमें क्या है कि वो लो क्वालिटी के गुड्स बेचते थे, ज्यादा प्राइस पे बेच देते थे, ठीक है, कम प्राइस का गुड्स। तो उससे क्या हो जाता था, कस्टमर जो है 2 महीने 4 महीने कुछ ही दिन के लिए उनके सामान खरीदते थे, फिर मार्केट में जैसी कोई ऑल्टरनेटिव आता था उनको बढ़िया क्वालिटी वाला, तो उस पर मूव कर जाते थे, तो फिर बिजनेस जो है क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट दी ओवरऑल गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज याद रख लेना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड का, बिजनेस डिसीजंस का, सॉरी फाइनेंशियल डिसीजन। तो 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी हमने पढ़ लिया, देखो आपको बता दूं, ध्यान से देखो, जो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब होता है एसेट्स, इसको हम कैपिटल बस्टिंग भी कहते हैं, तो इसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हम अपना पैसा बिजनेस का पैसा जो है कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब होता है एसेट साइड वाला इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब मैं बात करूं क्या इन्वेस्टमेंट के बाद फाइनेंसिंग डिसीजंस, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब होता है क्या, लायबिलिटी साइड वाला फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक अल्टीमेटली क्या होता है, जो एसपीएल होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके अंदर आप ये मान लो डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस में क्या होता है, ध्यान से देखना, ये 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, या फिर आप इसको 1 बोलो, सेकेंड फाइनेंशियल डिसीजन, एंड थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड में क्या होता है ना कि जो लास्ट में साल के एंड में जो आपने प्रॉफिट अर्न करा है, मान लो 1000 करोड़ लगा के आपने 200 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करा, तो इस 200 करोड़ में से कितना आप जो है, कितना पैसे आपने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, कितना पैसे आप रिटेन्ड अर्निंग रखोगे, इकोनॉमिक्स में आपने नेशनल इनकम निकाला था, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, और कितना पैसे आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है जी, डिविडेंड दे देगो। तो ये डिविडेंड डिसीजंस करना है, क्योंकि डिविडेंड पूरा पैसा जो है हमें 200 करोड़ जो है बांटना नहीं है, ठीक है, और ना ही कम बांटना है और ना ही नील बांटना है, क्योंकि इन सबका इफेक्ट पड़ता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे तो आपके वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, बहुत कम दोगे तो भी आपका वेल्थ जो है क्या होगा, मैक्सिमाइज नहीं होगा, और बहुत ज्यादा भी दे दोगे तो भी नहीं होगा। एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में डिविडेंड देना पड़ता है। अब ध्यान से देखो,
तो फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर तीन चीजें पढ़नी है हमें। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस में हमें जो है तीन चीजें पढ़नी है। नंबर वन क्या है आपका, देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या, एसेट साइड वाला, कहां कहां पैसे हमें इन्वेस्ट करना है। तो जब भी हम लोग कंपनी बनाते हैं ना, कोई भी नई कंपनी हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये नहीं देखते कि भाई हमें पैसे कहां चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमारी बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का है। ये हमने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो पहले सोचते हैं कि भाई हम किस चीज का बिजनेस बना रहे हैं। मान लो हमने एक स्टेशनरी शॉप ओपन करना है, छोटा सा बिजनेस लेते हैं, दोबारा से स्टेशनरी का शॉप हमें ओपन करना है। तो भाई हम अनुमान लगाते हैं कि भाई हमें एक क्या करना पड़ेगा, रेंट पे बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, एक हमें बिल्डिंग लेना पड़ेगा रेंट पे, ठीक है जी, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, एक छोटी सी बिल्डिंग जगह रेंट पे लेना पड़ेगा। फिर हमें उसमें जो है एसी, चेयर, फैन, ठीक है जी, ये लगाने पड़ेंगे। फिर उसमें हमें इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, कुछ कैश भी अपने पास रखना पड़ेगा, कभी हल्ली जल्दी पेमेंट करना है। कहने का मतलब ये सारे क्या हैं, ये एसेट्स हैं। तो पहले हम एसेट्स के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या क्या एसेट्स चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, जिसे आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हो जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हमें पैसे कहां कहां इन्वेस्ट करना है। अब अगर अंदाजा लग गया कि हमें भाई 1000 करोड़ रुपए चाहिए या 100 करोड़ चाहिए, या सिंपल अगर छोटा सा स्टेशनरी का शॉप है तो मान लो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए टोटल जो है 1 लाख चाहिए, सपोज एग्जांपल के लिए। अब ये 1 लाख आप कहां कहां से मंगाओगे, 1 लाख आप कहां कहां से मंगाओगे, ठीक है जी। आप जो है क्या देखोगे, फंड्स आप कहां कहां से मंगाओगे, प्रोक्योर करोगे फंड, समझ रहे हो, प्रोक्योरमेंट। और ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब यूटिलाइजेशन, आप इसका यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। तो जो ये प्रोक्योरमेंट करोगे ना, इसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। आप कहां से पैसे मंगाओगे, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में मेनली हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं भाई फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमें कितने पैसे इक्विटी में आएगा, कितने पैसे डेट से आएगा। डेट का मतलब लोन भी होता है और आपका डिवेंचर भी होता है। इक्विटी का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों हो जाता है। तो मान लो आपको चाहिए कितने, 1 लाख रुपीज, तो आपने क्या किया, 50,000 रुपए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों से मंगाया और 50,000 डिवेंचर्स और लोन से मंगा लिया, ठीक है जी। तो टोटल आपके 1 लाख आ गए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और साल के एंड में पूरे साल आपने बिजनेस करा और साल के एंड में आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मान लो 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो प्रॉफिट जब ऑन कर लोगे ना, तो इसमें से आप कितना डिविडेंड बांटोगे। डिविडेंड किसको दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड डिसाइड करके देना होता है, कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देना ही पड़ता है, प्रॉफिट होएगा तो इसे 100% देना है। और रही बात डिवेंचर का, तो इस प्रॉफिट में से डिवेंचर को इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है। अगर प्रॉफिट हो या ना हो तो भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट होएगा तभी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपनी एजीएम में डिसाइड करती है, ठीक है। तो हम यहां पे बात करें इक्विटी शेयर की, इक्विटी शेयर्स को कितने डिविडेंड देने हैं कि नहीं देने हैं, अगर देने हैं तो कितने डिविडेंड देने। तो ये 3 टाइप के डिसीजन हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपको मैं पूरा समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट दीज रिसोर्सेज सो दैट दे आर एबल टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल, कि भाई हम इस टाइप से अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम पैसा अर्न कर पाए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब फिक्स एसेट्स की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म का मतलब आपका जो है करंट एसेट्स की बात करें, और इसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, आगे चल के हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले को कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस कहते हैं और शॉर्ट टर्म वाले को आप क्या कहते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहां पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 टाइप के डिसीजंस हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 कौन सा हो गया, सबसे पहले जो हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही कौन सा आता है, कैपिटल बजटिंग आता है, कैपिटल बजटिंग। और दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है। तो इसको आगे चल के आपको पढ़ना है। लास्ट वाला टॉपिक जो है कौन सा है, सर लास्ट वाला हमारा टॉपिक कंट्रोलिंग दिख गया था। लास्ट वाला हमारा टॉपिक है फिक्स एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसके अंदर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने। फाइनेंसिंग प्लानिंग अलग है और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, आपका जो है फाइनेंसिंग डिसीजंस होता है, जिसे हम यहां पे लिख लो, ये लिखो, आप लिखो फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस के आगे एरो देके लिख लेना, इसे ही हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो जाता है आपका
शॉर्ट टर्म को हम लोग करेंट लायबिलिटी बोलते हैं और लॉन्ग टर्म को हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है डेट और इक्विटी में कितना कितना पैसा होने चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट है आपका थर्ड, वो होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। लास्ट जो है उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजंस के अंदर हम लोग प्रॉफिट में से कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। तो ये 3 डिसीजंस पढ़ने होते हैं, ये अच्छे से आप ध्यान रख लोगे तो ये पूरा आपका चैप्टर यही है, ठीक है। पूरा आपका कैपिटल बस्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पे आ जाओ, तो अब ये चैप्टर्स खत्म ही है। अगर आपको इस तरीके से जो पॉइंट बना लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब समझ में आ गया, कैपिटल बस्टिंग। अब यहाँ पे देखो वो लिखा हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। देख गया कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के फैक्टर्स कौन कौन से। तो सिंपल वर्ड में आप देखो जी, अगर आपका बिजनेस है कोई कंपनी, तो यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट लिखा हुआ है देखो। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपकी कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन, देखो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, 3 चीजें याद रख लेना है इसमें। नंबर 1 कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इस चीज को भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखो। जब मैं बात करूं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट देखो जी, जब कंपनी का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगी तो ह्यूज अमाउंट इट एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड। These cash flows are in the form of series of cash receipts and payment over the life of an investment. The amount of these cash flows should be carefully analyzed before considering the capital busting decision. तो अगर मान लो इसमें क्या होता है ना, कैश फ्लो का मतलब है कितने पैसे आपको हर साल कैश में आता रहेगा। तो अगर मान लो पहले साल बहुत ज्यादा कैश आता है, फिर छोटा, फिर और कम, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले साल कम, फिर ज्यादा। तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड करना होता है कि भाई क्या है आपका कैश फ्लो ऑफ दी प्रोजेक्ट। तो जितना ज्यादा कैश फ्लो होएगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा कैश फ्लो आ रहा है तो भाई ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, कम कैश फ्लो, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम कैश फ्लो आएगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आपका आएगा, सिंपल सी बात है। रेट ऑफ रिटर्न, तो भैया जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर मान लो अगर किसी जगह पे आपने इन्वेस्ट करा और वहां से आपको 12% फायदा मिल रहा है, किसी जगह पे आपको 13%। अगर मान लो सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह पे आपको 12% मिल रहा है, एक जगह पे आपको 13%, तो आप पैसे कहां इन्वेस्ट करोगे, जाहिर सी बात है जहां से ज्यादा रिटर्न मिले। तो रेट ऑफ रिटर्न भी क्या होती है, वन ऑफ द फैक्टर्स होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करना है, हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस कहां पे लेना है। और लास्ट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। कई बार जो है अलग अलग टेक्निक्स की जगह पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, कैश फ्लोज होता है, और रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो है कई सारे उसमें क्राइटेरिया बने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है उस टेक्निक्स का यूज करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड है क्या, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन पहले ही समझा दिया कि भाई हमें पैसे कहां से चाहिए। तो जहां पे आपकी कॉस्ट कम होती है, जहां से लोन अगर आपको लेना है, ठीक है, आपको इक्विटी शेयर से पैसा मंगाना है, प्रेफरेंस शेयर से पैसा मंगाना है, डेट से पैसा मंगाना है। कहने का मतलब सिंपल है कि आपको जो है कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है कि आपके बिजनेस में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी और कितना करेंट लायबिलिटीज से पैसे आपको फाइनेंस करने। तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। अब जहां पे मेरे को कम रेट पे मिलेगा, याद रख लेना इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जहां पे कम रेट से मेरे को लोन दे रहा होगा, वहां से मैं क्या करा लूंगा, अपना फाइनेंस करा लूंगा। तो फाइनेंशियल डिसीजंस यही सारी चीज बताती है, जहां से उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह कॉस्ट। जहां पे आपको कॉस्ट कम होएगा वहां से आप ज्यादा लोन मंगाओगे, जहां पे कॉस्ट ज्यादा होगा वहां से आप कम क्या करोगे, आप जो है कॉस्ट ज्यादा है तो आप कम जो है वहां से लोन वगैरह और डिवेंचर वगैरह उसमें क्या करोगे, मंगाओगे आप। तो ये होता है मेनली। नॉर्मली क्या होता है आपका, इसे ही हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं, कहां से पैसा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो देखो इसमें वही सारी चीज लिखी। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एक तो कॉस्ट, नंबर 2 कैश फ्लोज, नंबर 3 फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, नंबर 4 कंट्रोल कंसिडरेशन, नंबर 3 स्टेट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है जी, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद है रिस्क और फ्लोटिंग कॉस्ट। देखो जब आप क्या करते हो, आप या तो डेट से या फिर इक्विटी से पैसा आप फाइनेंस कराओगे। तो जो डेट होता है ना, डेट, ठीक है जी, तो डेट जो होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मली जो है उसकी कॉस्ट होती है कम और इक्विटी की कॉस्ट होती है ज्यादा। क्योंकि जब डेट आप लेते हो ना तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो उसको आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। जब बात करते हैं कैश फ्लो का, ठीक है जी, कैश फ्लो का पोजीशन, तो ये रहा डेट फाइनेंसिंग मोर वाइबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। तो कैश फ्लो में डेट को हम प्रेफरेंस देते हैं, डेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इससे कैश फ्लो ज्यादा होता है,
ठीक है, इंस्टेड ऑफ इक्विटी, तो क्योंकि ये वाइबल होता है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो भैया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? डेट में आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है उस, क्योंकि डिवेंचर से अगर आप लोन लोगे, डिवेंचर से फाइनेंस कराओगे तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट किस पे होती है? आपको जैसे सैलरी पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, बिल्डिंग का रेट पे करना है, ठीक है जी। तो ये चीजें होती, तो और इक्विटी का जो होता है, इक्विटी का जो होता है आपका, इक्विटी में क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे? फाइनेंस करोगे। यहाँ पे जो आपको लिखना है ना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, आप इस हिसाब से लिखना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको हर महीने रेंट देना ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना ही है, स्टाफ को सैलरी पे करना ही है, तो इट मस्ट रिड्यूस फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, हेंस लोअर डेट। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको डेट कम लेना होता है और इक्विटी का पैसा अमाउंट ज्यादा करना। हर केस में इंडिविजुअल सोचना होता है। देखो जो कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट नॉर्मली क्या होता है? डेट का कम होता है, इक्विटी का ज्यादा होता है। कैश फ्लो की बात करें तो डेट से कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा होती है, इक्विटी से कम होती है। जब मैं बात करूं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का, तो डेट का जो होता है ना, डेट से क्या होता है ना, इंटरेस्ट वगैरह आप पे करते हो तो उससे बेनिफिट मिल जाती, तो डेट जो होता है क्या होता है? उससे कम होता है, और इक्विटी से बेसिकली उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। इसके लिए आपको जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ते हो तो आपको निकालना पड़ता है ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, तो ये सब चीजें आगे पढ़ना होता है। कंट्रोल, तो देखो जगह अगर आपने इक्विटी से ज्यादा पैसे मंगाओगे ना, तो उससे क्या होता है? कंट्रोल आपके हाथ से छीनता चला जाता है, ज्यादा कंट्रोल आपसे हाथ से कम हो जाता है। और डेट जो है प्रेफरेंस ज्यादा होता है, डेट से कंट्रोल कम रहता है। अगर आप डेट से पैसे ज्यादा मंगाओगे ना, डेट फाइनेंसिंग करोगे, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। लेकिन इक्विटी से अगर आप ज्यादा फाइनेंसिंग करा लोगे तो आपका कंट्रोल ओवर द क्या होता है? बढ़ जाता है। क्योंकि भैया इक्विटी शेयर अगर इशू करोगे, तो अगर मान लो बहुत सारे लोग, अगर मान लो 10,000 रुपए इक्विटी शेयर से पैसे मंगाए हो आप, तो 10,000 एक सबने लिया है तो 10,000 लोग हो गए। अगर आप 20,000 इक्विटी शेयर से पैसे मंगाओगे तो 20,000 लोग खड़े हो जाएंगे, तो कल को प्रॉफिट होगा तो 20,000 लोग सारे प्रॉफिट में हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उससे कंट्रोल बढ़ जाता है। स्टेट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, तो हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट दी सोर्सेस ऑफ दी फंड। तो दीज आर दी आउट, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये सारे क्या है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन सा है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं? कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा ये भी दो तीन और रह गए इस तरफ में। एक है आपका रिस्क और फ्लोटेशन कॉस्ट। तो रिस्क क्या है? रिस्क एसोसिएटेड विद ईच सोर्सेज, सभी सोर्सेज के साथ रिस्क लगा रहता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, नाम सुना होगा आपने। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? अगर जैसे आप लोन लेने जाते हो ना, तो मान लो बैंक से लोन लेने जाते हो, तो कई बार क्या है, कंपनी से आप जो है पेट्रोल खर्चा करके गाड़ी किराया लगा के बैंक के पास जाते हो, फिर उसके अलावा बैंक क्या कई बार बोलता है भैया हमें जो है लोन कराएंगे तो उसके कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग फी लेंगे 1%, 2%, 2.5%, ठीक है, 1.5%। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क करा रहे हो, तो ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। लोन करवाने के लिए, फाइनेंस कराने के लिए जो भी आपने खर्चे करे। इक्विटी शेयर्स को, अगर इक्विटी शेयर से पैसे मंगाने तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, ठीक है जी। और जो आपको एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, तो इसके लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटेंट रखोगे, उससे एंट्री वेंट्री कराओगे सारे, तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या होते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। अकाउंटेंट वगैरह नहीं, जो एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस ये सब करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाता है। तो जो है इसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यानी कि फंड को अरेंज करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसे आप फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हो। तो जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा हम वहां से क्या करेंगे? पैसे ज्यादा मांगेंगे। जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होता है हम वहां से पैसे कम मंगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसका? डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। इसमें हमें यह पढ़ना होता है कि भाई लास्ट एट द एंड में बिजनेस करने के एंड में हर साल में क्या होगा? एक प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट में से कितना पैसा आप क्या करोगे? अपने पास रखोगे रिटेन अर्निंग करके, और कितने पैसे आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एज अ डिविडेंड, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको जो है टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता है। कम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सर, क्योंकि डिविडेंड देने पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करता है, वही सेम चीजें देखो जो मैंने अभी बोला। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर ज्यादा अर्निंग होगा तो आप जो है डिविडेंड ज्यादा दे सकते हो, कम अर्निंग होगा कम दोगे। स्टेबिलिटी अर्निंग, ठीक है, स्टेबिलिटी अर्निंग का मतलब डिविडेंड उतना ही दो जिससे क्या हो? आपकी अर्निंग पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। बहुत ज्यादा अगर आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो क्या हो सकता है? अर्निंग जो है कम भी हो सकता है, ठीक है जी, अर्निंग कम हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे क्या देखना है? देखो अगर आपकी स्टेबल अर्निंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। तो अगर आपको डिविडेंड ज्यादा दोगे तो आपकी अर्निंग जो है स्टेबल रहेगी, ठीक है, ये चीज बोला है। अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड। तो
अगर आपकी देखो सिंपल, और मैंने उल्टा बोल दिया, देखो अगर आपकी अर्निंग जो है स्टेबल है, अर्निंग हर साल मान लो 10,000 होते जा रहा है एक स्टेबल रेट में, तो आप डिविडेंड ज्यादा दो। लेकिन आपकी अर्निंग मान लो जैसे पहले साल में 1,000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में 5,000 हुआ, तीसरे साल में 10,000 हो गया, चौथे साल में फिर लॉस हो गया, तो आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, ठीक है जी। तो आप जो डिविडेंड ज्यादा नहीं दोगे। तो जिस कंपनी का अर्निंग क्या होता है, स्टेबल होता है, वो डिविडेंड ज्यादा देती है। जिस कंपनी का अर्निंग कम होता है, अनस्टेबल होता है, वो कम डिविडेंड देती है। स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड, कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी एस्टैब्लिशिंग। देखो कंपनी नॉर्मली क्या है, डिविडेंड जो पर शेयर देती है ना, वो एक तरीके से फिक्स टाइप रखती है कि हर साल जो है कुछ ना कुछ जो है एक अमाउंट, जैसे मान लो हर साल 10 रुपए डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो हर साल कोशिश करती है फिक्स रखने का। उससे क्या होता है ना, आपके बिजनेस का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज रहता है। नहीं तो किसी साल कंपनी जो है ज्यादा डिविडेंड दे दी, किसी साल कंपनी ने कम डिविडेंड दे दिया, तो ये एक तरीके से क्या है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होता कंपनी के ग्रोथ के लिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो डिविडेंड उतना ही देना चाहिए जिससे क्या हो, ग्रोथ हो। अब जैसे मान लो डिविडेंड अगर 100 रुपए में से सारे के सारे डिविडेंड बांट दोगे तो आपकी ग्रोथ कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई जितने पैसे आप रिटेन करके रखोगे उससे क्या होगा, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे, कहीं नई जगहों पे और बिल्डिंग वगैरह परचेज करोगे, रिटेन अर्निंग अगर आप ज्यादा रखोगे तो डिविडेंड जो है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, तो डिविडेंड अगर आप कम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। डिविडेंड अगर ज्यादा देते हो तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी कम होती है, उल्टा होता है। कैश फ्लो पोजीशन, देखो अगर आपके बिजनेस में कैश बहुत ज्यादा है, कैश फ्लो ज्यादा है तो आप डिविडेंड ज्यादा दोगे। कैश फ्लो पोजीशन अगर कम है तो डिविडेंड आप कम दोगे। सिंपल याद रख लेना, इसमें पॉजिटिव होता है। कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दोगे आप। कैश फ्लो पोजीशन किसी कंपनी की कम है तो वो लोग डिविडेंड कम देते हैं। कैश फ्लो पोजीशन मतलब कितने आपके पास कैश। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है, देखो जी ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट कीप इन द माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन दिस रिगार्ड। तो चूंकि ना एनुअल जनरल मीटिंग होती, तो जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं किस हिसाब से जो है कि डिविडेंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसमें डिस्कशन होता है। टैक्सेशन पॉलिसी, तो टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर भी डिविडेंड क्या होता है, अगर मान लो टैक्स रेट जो है डिविडेंड पे सपोज हाई है तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए। और टैक्स रेट उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, ठीक है। तो अगर वो जिस साल कम है तो उस साल आप क्या कर दो, डिविडेंड जो है ज्यादा दे दो। लेकिन टैक्स रेट अगर हाई है तो डिविडेंड कम दो, सिंपल सी बात है ये। फिर है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि अगर आप डिविडेंड ज्यादा दे देते हो तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी शेयर जो रहते हैं उसकी प्राइस जो है, प्राइस ऑफ शेयर जो है इंक्रीज होता है। और डिविडेंड अगर आप कम देते हो तो इक्विटी शेयर जो होता है स्टॉक मार्केट में कम होता है। तो किस हिसाब से, कभी कभी उल्टा भी होता है, तो उसी हिसाब से आपको डिविडेंड देना चाहिए ताकि क्या है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन आपके फेवर में रहे, पॉजिटिव रहे। एक्सेस टू दी कैपिटल मार्केट, ठीक है जी। तो अगर आप बहुत ज्यादा डिविडेंड होगा, हायर डिविडेंड, दी कंपनी टेंड टू पे हायर डिविडेंड देन अ स्मॉलर कंपनी। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो हायर डिविडेंड देती है, जो स्मॉलर कंपनी होती है वो कम डिविडेंड देती है। लीगल कंस्ट्रेंट भी होता है, देखो एक हद तक ही आप डिविडेंड दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड कितना मर्जी उतना दे दो। तो एक हद तक डिविडेंड आप दे सकते हो, उसके लिए अगर कोई लीगल कंस्ट्रेंट है, कहने का मतलब कानून कौन सा, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर लीगैलिटी उसमें रहता है कि भाई इतने डिविडेंड देने हैं और इतने ही आप दे सकते हो, तो उसी हिसाब से डिविडेंड देना होता है, उससे ज्यादा नहीं देना होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट भी होता है, ठीक है जी। तो उसी के हिसाब से आपको जो डिविडेंड देना है, कोई फ्यूचर, ठीक है जी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन दी फ्यूचर्स, तो कुछ ये भी आपके सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन दी पेमेंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, तो उसी के हिसाब से आप पे करोगे डिविडेंड, ना कि इसको वायलेट करोगे। तो ये था डिविडेंड डिसीजंस। इसके बाद अगला टॉपिक होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है जी। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, देखो जरा ध्यान से, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, वेल्थ मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड, ये है फाइनेंशियल डिसीजन। 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें 3 डिसीजन। एक है क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, कितने फिक्स एसेट्स को कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं, ठीक है जी। और जो शॉर्ट टर्म होता है उसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। फिर उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं, फिक्स एसेट्स के डिसीजन, तो यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो इसमें कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। और जब मैं डिविडेंड डिसीजंस की बात करूं तो अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। तो ये सारे इसमें पॉइंट आपको लिखने होते हैं। फिर है क्या, फाइनेंसिंग प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, और लास्ट वाला टॉपिक है आपका क्या, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बस चैप्टर खत्म है। तो आधा हमने पढ़ लिया, बहुत बड़ा चैप्टर था ये बेसिकली। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, बहुत ही आसान
सा टॉपिक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन the fund requirement of a business and determining the possible sources from which it can be raised, कि भाई कहाँ से हम पैसे जो है रेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ब्लूप्रिंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ब्लूप्रिंट जो है तैयार करना, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, कि भैया बिजनेस को कितने पैसे चाहिए, यानी कितने पैसे मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितने पैसे यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और हमें जो है कहाँ से पैसे हम मंगा सकते हैं, व्हाट आर दी पॉसिबल सोर्सेज, उसे हम बिजनेस क्या कहते हैं, उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव दो होता है, टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर, coordination various business functions, present the futures and link between investment and financing। सिंपल वर्ड में बोलूं तो यहां से आप यहां से पढ़ लो। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है ना कि भैया आपको एस्टिमेट करना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एस्टिमेट करेगा कि हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और हम कहां से फंड मंगा सकते हैं, कहां से मेरे पास फंड अवेलेबल है, यानी कि एसेट साइड और लिएबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका जो है ना, इसका जो है दो ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है, कौन कौन सा? ये देखो दो ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन देखो जो भी आप पैसे मंगाओगे, ठीक है, इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड, कि भाई आपको कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, कहाँ से आपकी इंश्योर करनी है आपको एबिलिटी ऑफ द फंड, कि भाई जो आप पैसे रेज करोगे ना, प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर। क्योंकि अगर आपको पता है कि हमें फिक्स एसेट 10,000 रुपए का चाहिए तो आप 10,000 ही पैसे मंगाओ, क्योंकि अगर 11,000 मंगा लोगे भैया लोन कर लोगे तो आपको 11,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, अननेसेसरी 1,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करना होता है कि कितने लॉन्ग टर्म, कितने शॉर्ट टर्म, कितने पैसे की आपको जरूरत है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर, कब आपको पैसे और कितने चाहिए, ठीक है। मान लो अगले महीने आपको चाहिए 10,000 रुपए, ठीक है जी, इन्वेंट्री खरीदने के लिए, और आपने पैसे रेज कर लिए 12,000 रुपए, तो 2,000 एक्स्ट्रा कर लिए तो उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसान है। अगर आपने कम भी कर लिया रेज, 10,000 चाहिए था अगले महीने और आपने सिर्फ 9,000 ही पैसे लोन से लिए, तो 1,000 कम पड़ेगा, तो आपकी इन्वेंट्री कम आएगी, तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी होती है। द अवेलेबिलिटी यानी कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर, कब जरूरत है, और टू सी फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, एक्स्ट्रा पैसे आप रेज ना कर पाओ, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम, एग्जैक्ट कोशिश करना चाहिए एकदम, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो कि जितना एकदम एग्जैक्ट से एग्जैक्ट फिगर मिल जाए, थोड़े बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है। फिर है क्या इंपॉर्टेंस, फिर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, इसी के इंपॉर्टेंस पढ़ने। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंस है? देखो फॉरकास्ट करने में, फाइनेंसिंग प्लानिंग से हमें फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए उसको फॉरकास्ट करने में हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद है क्या, बिजनेस को कोई शॉक ना हो कि भैया अगर मान लो मेरे को अगले महीने 10,000 रुपए पे करने थे इंटरेस्ट के और हमें पता ही नहीं चला, और उस समय अगले महीने में हमारे पास पैसे नहीं रहेगा, तो क्या हो सकता है, बिजनेस शॉक्स हो सकता है, हमारी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने प्लानिंग चैप्टर में पढ़ा, तो यहाँ पे हम फाइनेंस का प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि भाई हमें पैसे कितने चाहिए, कब पैसे चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब पहले प्लान करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बिजनेस फंक्शन, जितने भी बिजनेस फंक्शन है उसके बीच कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद है क्या, डिटेल प्लानिंग से क्या होता है, एक्शन प्रिपेयर अंडर फाइनेंसिंग, रिड्यूस वेस्ट। अगर आपके पास डिटेल प्लानिंग है तो आपका वेस्ट कम होता है, डुप्लीकेशंस कम होती है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर, फ्यूचर और प्रेजेंट का लिंक करने में आसान होता है, और ऑल्सो लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, दोनों में लिंक होना बहुत जरूरी है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फाइनेंस मंगाना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़ना होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो और डेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो आप कह सकते हो, डेट प्लस इक्विटी रेशियो, ये दो टाइप के रेशियो होते हैं। ये प्रोपोर्शंस आप ये याद रखना, कई बार आ जाता है, तो ठीक है जी, ये अपने अकाउंट्स के अंदर रेशियो में भी पढ़ा था। फिर क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब लायबिलिटीज वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब आपने कितना फंड कहाँ से मंगाना है, लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की हम बात कर रहे हैं कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास कितने इक्विटी और कितने डेट हैं। इक्विटी का मतलब है आपके प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स
कितने पैसे हैं, कितने पैसे चाहिए, और डेट का मतलब है आपको लोन से या फिर डिवेंचर इशू करके कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे मंगाने चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच संतुलन होना चाहिए, वो चीज इसमें पढ़ना है। ये वही डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए, नॉर्मली आइडल 2:1 होता है, अकाउंट में पढ़ा था कि आपके डेट जो है 2 होगा तो इक्विटी से 1 पैसा मंगाना चाहिए। अगर आपने डेट से 20,000 मंगाया है तो इक्विटी से 10,000 पैसे मंगाना चाहिए। तो ये 2:1 आइडल रेशियो होता है, ये ना तो ज्यादा और ना तो कम, ये दोनों में नुकसानदेह होता है, ठीक है जी। तो डेट जो है आउट ऑफ टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तो डेट अगर 2 है तो टोटल कैपिटल 3 होगा, और डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1, ये आइडल होती है, ठीक है। ये आइडल है, ये आप यहां पे नोट कर लेना, ठीक है। ये आइडल होता है, दिस शुड बी 2:1 और दिस शुड बी 2:3, तो यानी डेट टू इक्विटी 2:1 होनी चाहिए आइडल, और ये तो इससे ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, ठीक है। तो वो आपके लिए आइडल रहता है, नहीं तो दिक्कत होती। और वो चीज पढ़ना है आपको ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस से। इसके कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, देखो इसको मैं समझा देता हूं, जो इसमें एग्जांपल है उसी के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। इसने बोला हुआ है अगर मान लो हमें टोटल फंड 30 लाख रुपए चाहिए, हमें टोटल फंड 30 लाख चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो हमारा 10%, इंटरेस्ट रेट किसका होता है, डिवेंचर्स का होता है, डेट का होता है, यानी कि जो लोन और डिवेंचर इशू करते हो उसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। फिर टैक्स रेट है आपका 30%, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ईबीआईटी सिंपली व्हाट, इसको आप सिंपल वर्ड में प्रॉफिट बोल सकते हो। ईबीआईटी को पीबीआईटी भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग या प्रॉफिट एक ही चीज होता है। तो इसने कहा है क्या कि अगर आप 30 लाख रुपए बिजनेस में कहीं से फंड लगाते हो, यूज करते हो, तो उससे आपको 4 लाख का फायदा होता है। इस पे आपको 30% सरकार को टैक्स देना है, और जो 30 लाख अगर आप बिजनेस में लगाओगे, यानी कि 30 लाख कहीं ना कहीं से अगर आपको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, तो उस पर आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट लोन वगैरह पे। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम 3 क्राइटेरिया में एनालाइज कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमें चाहिए पैसे कितने, 30 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि इस 30 लाख को, यहाँ पे कहाँ है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, यहाँ पे आ जाओ जी, एक देखो यहाँ पे देखो, इसमें इन्होंने माना हुआ है क्या, इसमें इन्होंने क्या माना, ये 3 केसेस दिए हुए हैं, 1, 2, 3, इसमें तीनों में ईबीआईटी सेम है, क्योंकि भैया ईबीआईटी हम कितना कमाएंगे। और यहां पे इसने बोला हुआ है सिचुएशन 1 में हमने माना कि डेट जो है नील है, मतलब पूरा पैसा 30 लाख जो है इक्विटी से मंगा लिया। पूरा पैसा 30 लाख हमने अगर 3 सिचुएशन दिया, पूरा 30 लाख रुपए इक्विटी से मंगाया, इक्विटी फाइनेंस कर लिया, तो क्या नुकसान है। सिचुएशन 2 में ये कह रहा है क्या, 30 लाख में से 20 लाख इक्विटी है और 10 लाख आपका डेट है। और चौथा कह रहा है क्या, हमने 10 लाख इक्विटी और 20 लाख डेट से मंगाया है। तो अभी हमने पढ़ा था ना भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि पूरा पैसा डेट से भी नहीं मंगा सकते, पूरा पैसा इक्विटी से भी नहीं मंगा सकते, और कुछ पैसे डेट कुछ पैसे इक्विटी से मंगाते, तो उसमें एक रेशियो जो है अनुपात से होना चाहिए। और आइडल मैंने 2:1 बोला है, तो यहां पे जब आप बात करोगे तो उस चीज से आप यहां पे ध्यान से देखो, आइडल कौन सा है, 2, 20 लाख का डेट है, डेट टू इक्विटी, और 10 लाख का, तो ये सबसे आइडल है। इससे ज्यादा भी नुकसान होगा, इससे कम भी नुकसान होगा। कैसे, तो इसका इफेक्ट अर्निंग पर शेयर पे पड़ता है। अगर आपकी जो थर्ड वाला सिचुएशन है जिसमें डेट इक्विटी क्या है, एक 2:1 के अनुपात में, जो कि बेस्ट माना जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका क्या आ रहा है, अर्निंग पर शेयर आ रहा है। इसको निकालते कैसे हैं, देखो आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, बता वही रहा हूं, ठीक है। ये अगर आपका सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 3, आप यहां पे ये लिख लो जी इक्विटी, दूसरा है जी आपका डेट। तो इक्विटी में आपने क्या लिया हुआ है, इक्विटी में आपने इस बार जो है पूरा का पूरा 30 लाख रुपए लिया हुआ है, डेट में नील है। सेकेंड वाले में आपने जो है कितने, 20 लाख का इक्विटी है और 10 लाख का डेट है, उसने डेट का रेशो बताया था। और इसमें जो है आपकी 10 लाख की इक्विटी है और 20 लाख का डेट, टोटल सभी में 30 लाख ही हो रहा है। अगर मैं बात करूं ईबीआईटी का, तो ईबीआईटी सभी में क्या बोला है, अगर भाई तीनों केसेस है, तीनों में 30-30 लाख रुपए लगाने के बाद आपको 4 लाख रुपए की अर्निंग्स हो रही है, ईबीआईटी हो रही। तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर का मतलब, तो इसमें सबसे पहले ना आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। सबसे पहले आपको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, देखो सिचुएशन 1 के हिसाब से ध्यान से देखना। अगर मैं सिचुएशन 1 की बात करूं, 1 की, तो 1 में कोई डेट है क्या, नहीं, क्योंकि इसने बोला था डेट पे कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, 10% का रेट ऑफ डेट पे होता है, ठीक है जी। डेट पे 10% का है, तो पहले में डेट नील है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरे में डेट कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख पे
10% कितना होगा 1 लाख, और 20 लाख पे आपका जो है इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना होगा 2 लाख। तो जो ये आ जाता है इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट दे दिया तो अब टैक्स के पहले की अर्निंग है, तो ये आपकी हो गई कितनी 4 लाख रुपीज। फिर ये हो जाएगी कितनी 3 लाख रुपीज, ये हो जाएगी कितनी 2 लाख रुपीज। जब मैं इसमें से अगर माइनस करूंगा, अब मेरे को टैक्स माइनस करना पड़ेगा टैक्स। तो टैक्स कितना माइनस करोगे आप, तो टैक्स के लिए उसने बोला हुआ है एट द रेट ऑफ 30%। तो जो ईबीटी है ना उसी का 30% होगा। तो 4 लाख का 30% कितना हो जाता है 1,20,000। फिर 3 लाख का कितना होगा 3 3 9 90,000। 2 लाख का कितना होगा 60,000। तो ये लेस करके कितना अमाउंट आ गया, इसे बोलोगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये आ गया 2,80,000, ये आ गया आपका 2,10,000, ये आ गया आपका 1,40,000। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब इक्विटी शेयर कैसे, अब ये यहाँ पे 30 लाख 30 लाख, तो हमें यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि भाई एक शेयर कितने की है 100 रुपए की, या 10 की भी अज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका एक शेयर की कीमत 100 रुपए है तो 30 लाख है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बताओ जरा जी, 30,000 हो जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में 20,000 इंटू 100 हो जाएगा इक्विटी शेयर, और इस केस में 10,000 इंटू 100 हो जाएगा, 1 लाख है। तो यहाँ पे आपको 30,000 से डिवाइड करना है, 20,000 से करना है और 10,000 से करना है, ठीक है जी, 10,000 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा उसे आप बोलते हो ईपीएस। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 30 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 3 9 जा 27 होता है ना, 9.33 आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसको तो ये आ जाएगा 1 2 10 जा तो 10.50, ये जो आ जाएगा 1.40 यानी 10.40। तो यहाँ पे जब देखोगे आप तो यही सेम चीजें 0.933 1.05 एंड 1.40। ये कैसे आया, ये एक सेकेंड, ये पॉइंट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये लिख लो, ये आएगा 0.93, यहाँ आएगा 1.05, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.40। तो जैसे मर्जी वैसे कर लो। आपको यहाँ पे देखोगे तो सबसे हाईएस्ट कितना आ रहा है, सबसे हाईएस्ट जो आ रहा है आपका वो थर्ड वाले में आ रहा है, थर्ड वाले में। तो बेटर कौन सा है, बेटर, जिसमें ईपीएस ज्यादा होता है वो बेटर होता है। ये क्यों आया, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, मैंने कहा था डेट टू इक्विटी का रेशियो है, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी शुड बी 2:1। तो 2:1 हो रहा था थर्ड वाले में ये आइडल, ये बेस्ट था। और इसका जब कॉम्बिनेशन सेकेंड वाले में देखो, डेट कितने हैं, डेट है 10 और इक्विटी है 20, तो डेट टू इक्विटी 1:2 हो रहा है, जो कि बेकार है। इस वाले में तो क्या है, सिर्फ इक्विटी है, 0 अपॉन डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि 0 रेशियो हो रहा है। और इसमें 2:1 हो रहा है। डेट अपॉन इक्विटी की बात करोगे तो इसमें आपका क्या हो रहा है, 2:1 हो रहा है। एक सेकंड देना, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, रुको। हाँ जी, ये जो है दोबारा से मिटा के आपको बता दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, हाँ, तो ये मैंने क्या बताया, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो 30 लाख है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो 30 लाख है ये हो जाएगा, अगर हमने एज्यूम करा कि भाई एक इक्विटी शेयर्स की कीमत है 100 रुपये या 10 रुपये, जो मर्जी एज्यूम कर सकते हो आप। तो अगर आप एक इक्विटी शेयर्स की कीमत जो है 10 रुपये एज्यूम करोगे तो 30 लाख कैसे कैसे आया, 30 लाख डिवाइडेड बाय अगर आप 10 कर दोगे, ठीक है जी, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 अगर आप कर दोगे तो आपकी आ जाएगी 3 लाख, ठीक है जी, 3 लाख आ जाएगी। अगर आप 100 रुपये का मानोगे तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है सबको 100 रुपये, ठीक है जी, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है जी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अज्यूम कर लो बेसिकली, ठीक है। मेन जो हम अप्रोच पढ़ना चाहते हैं वो दोनों से सेम ही आता है। तो मेन हमने माना 100 रुपये का एक इक्विटी शेयर है, तो अगर 30 लाख रुपए हैं इक्विटी शेयर में, ये रुपीज है ना आपका, ये 30 लाख ये रुपीज है सारे, तो 30,000 इंटू 100 रुपए है, 20 लाख है तो 20,000 इंटू 100 रुपए है, और इक्विटी में यहाँ पे 10 लाख यानी 10,000 इंटू 100 रुपए। तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया है उसको डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो 30,000, 20,000 और 10,000 से जब आप डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 0.933, यह आएगा आपका 1.05, और ये जो आ जाएगा 1.40। तो इसमें जब आप देखोगे तो बेटर कौन सा है, ये सबसे ज्यादा है, दिस वन इज द बेटर। तो जिसमें ईपीसी अर्निंग पर शेयर जो जिसका सबसे ज्यादा आता है वो ऑप्शन से हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड
फाइनेंशियल डिसीजंस, हम लोग कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस की बात कर रहे हैं। तो जो ये आपके बुक में है ना, ये सारे ये कैसे आया, ये इस टाइप से आया। तो ये एक सिचुएशन दिया था, कोई एक्स कंपनी है, उसको पैसे कितने चाहिए, उसको फंड चाहिए 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए अगर चाहिए तो वो फंड जो है कहां कहां से मंगाए, तो दो है आपका, एक तो इक्विटी, एक आपका जो है डेट है। तो दो ही आपका डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए, कहने का मतलब रेशो। तो अगर ये इसमें सिचुएशन दिया था कि पहला सिचुएशन, दूसरा, तीसरा, डेट निल है, मतलब सारा पैसा आपने इक्विटी से मंगाया, दूसरा जो है डेट 10 लाख है, यानी कि इक्विटी 20 लाख और डेट 10 लाख रुपए। तीसरा सिचुएशन है आपकी डेट 20 लाख, तो 20 लाख अगर डेट से मंगाओगे तो 10 लाख इक्विटी से मंगाना पड़ेगा, टोटल सभी में 30 लाख आएगा। और इन 30 लाख को अगर आप इन्वेस्ट करते हो पैसे, तो सभी केसेस में 4 लाख फायदा आएगा। तो उस केस में आइडल क्या होनी चाहिए, आपको पैसे कहां कहां से मंगानी चाहिए जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो जहां पे ईपीएस ज्यादा होगा वो आपका बेटर सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आपको पैसे जब आप मंगाओगे, फाइनेंस करोगे, लोन करोगे, तो आपको डेट टू इक्विटी वाला करना चाहिए 2:1 जिसमें हो। तो हमने इसीलिए पढ़ना था ना, ये पूरा एनालिसिस करके डेट टू इक्विटी जो रेशो होता है, जो आपने डेट टू इक्विटी रेशो पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पे पढ़ना था आइडल कितना होना चाहिए 2:1, और इससे ज्यादा और कम कोई सा सिचुएशन होगा वो आपके लिए नुकसान होगा। तो जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका ईपीएस होता है वही, ठीक है। तो यहां पे है सभी फायदेमंद है, ईपीएस अगर पॉजिटिव है तो सारी चीजें आपके सभी बिजनेस में ये फायदेमंद है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कहां हो रहा है, बेटर कौन सा है, तो आपका ये है जहां पे 1.4 सबसे ज्यादा ईपीएस आ रहा है। तो उसके लिए आपका जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कौन सा है, डेट होनी चाहिए 20 लाख और इक्विटी 10 लाख। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा। यानी कि अगर आपको 30 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो 30 लाख में से 20 लाख आपको जो है डिवेंचर से मंगाना चाहिए, डेट से, यानी लोन चाहे डिवेंचर एक ही बात है, और 10 लाख इक्विटी से, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल से आप मंगा सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मान लो सिंपल वर्ड में आप देखो, अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि भैया अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मान लो हमें 400 करोड़ रुपए लगेंगे बिजनेस में, मतलब कि 400 करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करने, तो हमें 400 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जितने एसेट्स उतने लायबिलिटी। तो हमें बिजनेस फाइनेंस 400 करना है, 400 करोड़ हमें कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए। तो सिंपल वर्ड याद रख लो, 2:1 कर लो, डेट जो हैगा 2 और इक्विटी जो हैगा 1। तो 400 करोड़ में से 300 करोड़ आपको डिवेंचर से यानी डेट से पैसा मंगाना चाहिए, डिवेंचर या लोन, और 100 करोड़ आपको इक्विटी से मंगाना चाहिए। ये आपके लिए आइडल सिचुएशन होता है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा ईपीएस आएगा, ठीक है जी। ये चीजें याद रख लेना और कुछ भी नहीं। तो ये आपका इस टाइप से, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सेकंड सिचुएशन है, ठीक है जी। तो ये भी आप अब आसानी से कर सकते हो। इस सिचुएशन में इसने कुछ कहा हुआ है, ठीक है। ये है ईबीआईटी टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है। जब आप रेट ऑफ रिटर्न भी निकालोगे ना, तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होता है। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन में क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन में आपका होता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब टोटल जो भी आपने पैसे लगाए। तो अगर इसकी बात करूं इस वाले सिचुएशन में, यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला सिचुएशन जो है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो यहाँ पे अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी बात इसी में करा दूं। देखो, तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, इसका मतलब होता है ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल डेट या कैपिटल एम्प्लॉयड उसको बोलते हो आप, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे ईबीआईटी कितना है, सभी में 4 लाख है, 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 30 लाख ही है, सभी में 30 लाख ही है, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड सभी में 30 लाख नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ सभी में 30 लाख है। तो जो भी आएगा आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने आपके बुक में क्या दिया हुआ देखो, तो यहाँ पे ये तो ये अर्निंग एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। तो बाकी इस सभी में जो है यहाँ पे जब बात करोगे तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख करो तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, एक सेकेंड और भी बता दूं आपको, इसमें एक एनालिसिस करना था। ये आ गया आपका कितना, 4 लाख डिवाइडेड बाय जब आप 30 लाख करोगे, तो ये कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, ये आया 13 पॉइंट इंटू 100 भी होता है, आप इंटू 100 भी कर लेना, तो ये आएगा आपका 13.33% जो उसमें दिया हुआ है। ये सभी में सेम रहेगा क्योंकि आप जो है 30 लाख रुपए लगा के सभी में 4 लाख जो है आप पैसे कमा रहे हो, तो ये आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ गया। मतलब कि आपकी रिटर्न जो है इतने परसेंट है, 13.33%। तो जितना भी आपने पैसे लगाए उस पर 13% की आपकी रिटर्न, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है रिटर्न। तो अब इसमें ध्यान से देखना है, रिटर्न जो है आपकी क्या है 13 पॉइंट समथिंग है, तो इसका आगे एनालिसिस करना होता है। जिसमें रिटर्न ज्यादा होता है उसमें क्या होता है आपका रिस्क कम होता है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना,
उससे भी क्या होता है, फर्क होता है। अब जैसे देखो 10% का आपको क्या है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ रिटर्न आपको आया 13.33%। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। जिस केस में ये एक छोटा सा यहाँ पे याद रख लेना, जिस केस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट हो सकता है, दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है या तो ग्रेटर ऑफ इंटरेस्ट होगा या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है लेस देन इंटरेस्ट होगा। तो इस केस में क्या होता है ना, डेट से ज़्यादा पैसे मंगाना चाहिए। इस केस में जो है आपको इक्विटी से पैसे मंगाना चाहिए ज़्यादा, डेट से कम। और इस केस में उल्टा, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है ये यहाँ हो गया, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसमें आपको चाहे डेट से मंगा लो चाहे आप इक्विटी से मंगा लो, उससे ईपीएस में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट से, देखो इसमें कैसे, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट का मतलब ये इंटरेस्ट रेट है, आई फॉर इंटरेस्ट रेट, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपकी कितनी ईबीआईटी जो दी हुई ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल से निकालो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इक्वल होता है इंटरेस्ट रेट के, अगर ये 10% ही आता तो उसमें चाहे डेट से पैसे मंगाओ चाहे इक्विटी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ईपीएस जो है उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, सब पे इक्वल रहता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जो कि हमारा ये वाला सिचुएशन है, और इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इसमें क्या होगा, डेट से पैसे आप ज्यादा मंगाओगे ना, जितना ज्यादा, और इक्विटी से कम, तो आपके लिए ईपीएस बढ़ती चली जाती। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जिसमें कम होगा, ये 10% की जगह कम होता। अगर ये 4 लाख है ना, 4 लाख की जगह मान लो ये 2 लाख होता, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आता, तो उसमें आपको इक्विटी से पैसे ज्यादा मंगाते, जो ये पहला सिचुएशन है ना, इसमें ज्यादा आता ईपीएस, इसमें आता कम। ये एनालिसिस करना पड़ता है आपको, तब जाके सारी चीजें पता चलती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी सारी सिचुएशन सेम है, 2 लाख रुपए का क्या है आपका, 2 लाख का ईबीआईटी अगर 2 लाख है, जो अभी ऊपर बताया, सब में 2-2 लाख है ना तीनों सिचुएशन में, तो ये किस में हो जाएगा, अगर ईबीआईटी 2 लाख है, तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो ईबीआईटी 2 लाख अपॉन में 30 लाख करना पड़ेगा। तो इसका जो आ गया आपका कितना आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आ गया। ये जब आप निकालोगे 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय अगर आप 30 लाख करोगे, ठीक है जी, 30 लाख करोगे तो इसका रिटर्न जो है 6 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा, 6.67% आ गया। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 6.67% आ गया। तो इसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट है आपका 10% और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6.7, तो ये जो है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, तो इसमें आपने वही सेम तीनों सिचुएशन सेम ही है, डेट और इक्विटी फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें आपको उल्टा होएगा, जो ये वाला सिचुएशन है खराब है, ये वाला बेटर, जिसमें इक्विटी पूरा पैसा इक्विटी से लगा, जितना ज्यादा इक्विटी से लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो है ईपीएस ज्यादा आएगा। तो ये चीज उसमें समझाया हुआ। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे एकदम सेम ऐसा ही डिट्टो जो है ना, आप इसमें टेबल बना के और कर लेना, सिचुएशन सारे सेम ही है, कितने डेट हैं कितने इक्विटी हैं, ये दोनों में सेम ही है, 30-30 लाख, ठीक है। ये आप एक टेबल बना के देता हूं, ये आप बना लेना घर पे। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ईबीआईटी इसने जो है ना, ईबीआईटी तीनों में जो है इसने 2-2 लाख रुपए लिख दिए, 4 लाख की जगह 2-2 लाख रुपए सिचुएशन लिख दिया है। ये सभी में 30-30 लाख है। यहाँ पे डेट कितना है, डेट को पहले इक्विटी फिर डेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर डेट। तो इक्विटी आपकी जो है यहाँ पे 30 लाख पूरी है, डेट नील है। इसमें इक्विटी कितनी हो गई थी, 20 लाख हो गई थी, डेट हो गया था 10 लाख। डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है 10%, ठीक है जी। और यहाँ पे 20 लाख डेट हो गया था और इक्विटी 10 लाख हो गया था। अब जब इसको निकालोगे तो इसमें ईपीएस क्या आएगा, ईपीएस जो है आपका, ईपीएस जो है सबसे ज्यादा किस में आएगा, फर्स्ट वाले का आएगा। तो ये वाला बेटर हो जाएगा, जो कि आया हुआ है 0.7 करके, ये इसमें नील आया हुआ और इसमें कुछ और आया हुआ जो कि आपको ये बुक में दिया हुआ। तो ये आप जो है एक बार खुद से बनाओगे ये जो चीजें, ठीक है। और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं सारे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशंस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी। बिफोर बोरिंग्स कैश फ्लो पोजीशन मस्ट नॉट कवर फिक्स कॉस्ट ऑफ द पेमेंट ऑब्लिगेशन बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर आल्सो। तो कहने का मतलब कैश उतनी होनी चाहिए जिससे आपको क्या, कैश सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाओ आसानी से, डिविडेंड दे पाओ, और कुछ पैसे साथ में रहने चाहिए इमरजेंसी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो इसमें ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना होता है, जो कि हमारे इंटरेस्ट को कवर कर ले। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यही होता है। डेट सर्विस कवरेज रेशो, इसका सबका फार्मूला याद रख लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये दोनों चीजें आपको फार्मूला याद करके रखना है, आपको आ सकता है एमसीक्यू में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें वही सारी चीजें दिया हुआ था कि जिसका रिटर्न क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है जी, जिसका रिटर्न हायर है ना, रिटर्न ऑफ द कंपनी इज हायर, तो इफ कैन चूज टू यूजिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो अगर रिटर्न हायर है तो आपको
क्या करना पड़ता है, डेट फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़िया है, रिटर्न अगर कम है किससे, इंटरेस्ट से कंपेयर करना है। तो वो जो 3 लाइन लिखा है ना इसी में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन आपका जो है इंटरेस्ट, तो आपको लिए डेट फाइनेंसिंग ज्यादा बढ़िया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, तो इसमें आप इक्विटी से पैसे ज्यादा मंगाओगे, और अगर दोनों इक्वल है तो आप किसी से भी मंगा सकते हो। कॉस्ट ऑफ डेट याद रख लेना, जहां से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा वहां से कम मंगाएंगे डेट, और जहां पे कम रेट पे मिलेगा, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो डेट आप ज्यादा मंगाओगे, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो डेट आप कम मंगाओगे। टैक्स रेट, तो टैक्स रेट अगर ज्यादा होता है तो आप डेट फाइनेंसिंग करोगे, टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो डेट से फाइनेंसिंग ज्यादा करोगे, इक्विटी से कम। टैक्स रेट कम है तो डेट से आप कम करोगे, इक्विटी से ज्यादा फाइनेंस करोगे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स रेट होएगा ना तो डिवेंचर्स पे उतने ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, तो उससे आपकी सेविंग्स होती है एक तरीके से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी, तो इक्विटी का कॉस्ट अगर ज्यादा है तो इक्विटी से कम मंगाओगे, क्योंकि इक्विटी जो होती है वो क्या है, रिस्क दे आर अज्यूमिंग व्हेन कंपनी इंक्रीजिंग डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर इंक्रीजेस, तो इसलिए इक्विटी का रिस्क जो है ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है क्या, तो जहां से फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा उससे आप क्या करोगे, फाइनेंस कराओगे। अगर डिवेंचर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो उससे कम करो, उल्टा होता है। और फ्लोटेशन का कहने का सिंपल वर्ड है, फ्लोटेशन कॉस्ट जो है अगर ज्यादा है और फ्लोटेशन कॉस्ट कम है, तो जहां पे ज्यादा होगा उस हिसाब से आप फाइनेंसिंग करोगे, जिसका ज्यादा होगा उससे पैसे कम मंगाओगे, जिसका कम होगा उससे आप ज्यादा मंगाओगे। रिस्क कंसिडरेशन, तो रिस्क कंसिडरेशन में क्या है, तो इसमें आपको मेनली ना ये देखना है कि भाई इक्विटी और जो डेट होता है ना, तो किस किस केस में इक्विटी से हम ज्यादा पैसे मंगा सकते हैं, किस किस केस में हम इक्विटी से पैसे कम मंगा के डेट से ज्यादा मंगा सकते हैं, ये चीजें डिसाइड करना होता है। तो इक्विटी एंड डेट एनहेंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, रिस्क कंसिडरेशन, तो रिस्क किस में ज्यादा होता है, ठीक है जी, तो फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द पोजीशंस व्हेन द कंपनी अनेबल टू मीट द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, जो आपने डेट से पैसे मंगाए ना वो फाइनेंशियल बेसिकली रिस्क होता है, और इक्विटी वाले को बिजनेस रिस्क बोलते हैं, जो डिविडेंड्स वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमें करना होता है। तो रिस्क इज लोअर, इट्स कैपेसिटी यूज डेट इज हायर एंड वाइस वर्सा। तो जब फर्म जो बिजनेस रिस्क क्या होता है, लोअर होता है, इट्स कैपेसिटी टू यूज डेट इज हायर, तो अगर आप डेट ज्यादा यूज करते हो तो आपका जो है ना बिजनेस रिस्क जो है आपका कम रहता है, और डेट अगर आप कम यूज करोगे तो बिजनेस रिस्क जो है ज्यादा बढ़ जाता है, और आपका डेट ज्यादा यूज करोगे तो आपकी फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होती है, डेट कम यूज करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क कम होती है। तो इस टाइप से आपको लिखना। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आपको आसानी हो, फ्लेक्सिबल। कंट्रोल, इक्विटी अगर जब ज्यादा इशू करोगे तो आपकी कंट्रोल इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है लोगों में, और डेट अगर आप ज्यादा इशू करोगे तो कंट्रोल आपका कम होता है। तो ये था कंट्रोल। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भाई जो कंपनीज एक्ट है, सेबी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मंगाने हैं, ना ज्यादा ना कम। स्टॉक मार्केट कंडीशंस भी आपको चेक करना पड़ता है, कहीं से भी कितने भी पैसे प्लेस करके आप नहीं मंगा सकते, जो स्टॉक मार्केट कंडीशन है उसको फुलफिल करके। कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी अदर कंपनीज को भी चेक करना होता है। फिर उसके बाद है जी आपका नया टॉपिक, इसी के अंदर जो है फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल आपको पढ़ना है। तो फिक्स वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट क्या होता है, तो मीनिंग पढ़ना है और इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट सिंपल मतलब है कि आपके बिजनेस में कितने फिक्स कैपिटल होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। लॉन्ग रन में अगर देखना है तो ग्रोथ के लिए आपकी फिक्स कैपिटल बढ़ती चली जाती है और ज्यादा होती है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आपको पढ़ने रीजंस पढ़ने हैं, कैपिटल बस्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इरिकवरेबल डिसीजंस एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपनी फिक्स कैपिटल को कंसीडर करोगे, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी के रिक्वायरमेंट को, ठीक है, कि कितने फिक्स कैपिटल। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस होगा, बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो आपको फिक्स कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए। इसका वाइस वर्सा सबका लिख लेना। बिजनेस छोटा तो फिक्स कैपिटल कम होती है उस कंपनी में। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े स्केल पे अगर आप वो कर रहे हो, बड़े स्केल पे प्रोडक्शंस कर रहे हो, प्रोडक्शंस बड़े स्केल पे कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसमें भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्रोडक्शंस कम है आपका तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, सिंपल वर्ड में बोलूं तो। चॉइस ऑफ टेक्निक आप कौन सा यूज कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव तो आपकी फिक्स कैपिटल कम होगी, कैपिटल इंटेंसिव तो आपकी फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी फिक्स कैपिटल कम होगी। और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ही क्या होता है कि आपको मशीन वगैरह का आप ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उस केस में फिक्स कैपिटल आपके बिजनेस में ज्यादा चाहिए होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर आपको करना है तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल आपकी कम होगी। ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो तो फिक्स कैपिटल आपको ज्यादा होगा, ठीक है जी। ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर आप कम देखते हो तो फिक्स कैपिटल आपकी कम होगी। डाइवर्सिफिकेशन,
A firm may choose diversifications its operation for various reasons. With diversification, fixed capital requirement increase. अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा, जिस कंपनी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है उस कंपनी में फिक्स कैपिटल ज़्यादा होती है, जिस कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन कम है उसमें फिक्स कैपिटल कम होती है। फिर उसके अलावा क्या है, फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। फिर है क्या, लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, तो जहाँ पे ज़्यादा कोलैबोरेशन है वहाँ पे ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, जहाँ पे कम है वहाँ कम। सिंपल वर्ड में ये वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो आपकी करंट एसेट्स और करंट माइनस करो करंट लायबिलिटीज, तो उसे आप वर्किंग कैपिटल नेट बोलते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स की हम बात करें कि भाई आपको करंट एसेट्स कितने कितने चाहिए, करंट एसेट्स में कितना कितना कैश चाहिए, कितना इन्वेंट्री, कितना ट्रेड रिसीवेबल्स, और लायबिलिटीज की बात करें तो वो अलग आ गया आपका शॉर्ट टर्म, तो वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करें। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल, एक जब आप हायर जाओगे क्लास में तो नेट वर्किंग कैपिटल को हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोलें तो उसे हम ग्रॉस भी बोलते हैं, उसका मतलब करंट एसेट, कि भाई करंट एसेट्स में कितने कैश होने चाहिए आपके, कितने आपके रिसीवेबल्स होने चाहिए, कितनी इन्वेंट्री। तो ये सारे इन सब पोजीशंस पे देखो, डेटर्स कितने, बिल्स कितने, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं, और इसको मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर हमें कितने कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पे अफेक्ट होता है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, याद रख लेना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने अकाउंट में पढ़ा है सिंपल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बट ये ट्रू नहीं होता। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ था अकाउंट्स के अंदर कि हम नेट वर्किंग कैपिटल निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ जी, कौन कौन से कैपिटल है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल आपका कम है। और इसमें मेन ये लिखना है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है, अगर आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस सेक्टर वाला है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल कम होती है। सिंपल वर्ड में बोलो, स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर लार्ज स्केल है तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सिंपल सोचो ना भाई, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, इन्वेंट्री कम चाहिए आपको, रॉ मटेरियल कम चाहिए। ज़्यादा बहुत बड़ा रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है। बिजनेस साइकिल, अगर लॉन्ग साइकिल होती है, साइकिल बिजनेस साइकिल ज़्यादा है, बिजनेस साइकिल ज़्यादा है, लॉन्ग है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होती है। बिजनेस साइकिल अगर छोटा है स्मॉल बिजनेस साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल कम होता है। सीजन्स, सीजनल फैक्टर, अगर मान लो जिस सीजन्स में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे मान लो रेनी सीजन है, रेनी सीजन है तो उस केस में आप अम्ब्रेला का ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अनसीजन है, सीजनल में वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अनसीजनल है तो वर्किंग कैपिटल कम। इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है जी। प्रोडक्शन साइकिल अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन। प्रोडक्शन साइकिल अगर कम है, ठीक है जी, छोटा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अलाउड, अगर आप जो है आपको या आप जो है कस्टमर मतलब सेल करोगे ना, तो आप डेटर्स को उधार पे सामान बेचोगे, तो अगर आप क्रेडिट साइकिल ज्यादा है, पॉजिटिव रिलेशन लिख लेना, तो आप जो वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्रेडिट साइकिल कम है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल कम पड़ेगी। इस टाइप से आपको लिखना होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रहा हूं, आप लिख लेना। क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है अगर आपने कहीं से गुड्स का परचेज करा है, रॉ मटेरियल, तो अगर आपको क्रेडिट अवेल्ड जो है ज्यादा पीरियड मिलता है, मतलब पेमेंट पीरियड, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल्स वो ऊपर में हो गया, यहाँ पे ट्रेड पेमेंट पीरियड, इसमें अगर ये ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। एफिशिएंसी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल कम, एफिशिएंसी अगर कम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छी है, फ्रीली अवेलेबल मिल जाता है, कॉन्टिन्यूसली मिल जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। इसमें निगेटिव रिलेशन लिखना, ठीक है जी। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी डिक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल जो है आपको ज्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है, और डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है, सिंपल। लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव रिलेशन, तो भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज वाइस वर्सा। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर आप ज्यादा देख रहे हो तो भी आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, अदरवाइज कम चाहिए। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर्स मैंने रिवाइज कर दिया फास्ट रिवीजन के अंदर, ठीक है। लाइन बाय लाइन रिवीजन के लिए मैंने आपको जो है अलग से वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह के वीडियोज भी जो है आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों का एग्जाम है, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें। और मेनली आप ध्यान रख लेना, अगर आप अपने बुक को
चाहे एनसीईआरटी की बुक है या फिर जो भी अदर ऑथर्स की बुक है, आप अपने बुक को अच्छे से 100% कवर कर लोगे ना, तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, इंस्टेड ऑफ जो है ना जो यूट्यूब पे आप लोग देखते हो कि भाई क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, उन सब से क्वेश्चन नहीं आता भाई साहब, नए नए हर साल क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। तो इसलिए आप कोशिश करो सैम्पल पेपर जो है ना घर पे आप जो है सॉल्व करा करो, ठीक है, पास्ट ईयर्स पेपर रिटर्न में, लेकिन जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको बुक से ही पता चलेगी। तो आप अपने बुक को अच्छे से कर लोगे ना, तो भैया अल्टीमेटली क्वेश्चन कहाँ से आने, आपके चैप्टर से ही आने। तो उस चीज़ को आप लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो लिख लिख के।